नमस्कार दोस्तों, मैं जब कैश लाइव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अनिल पूनिया से उसकी सफलता का राज पूछेंगे। अनिल पूनिया ने हाल ही में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में सफलता अर्जित की है, वो भी एक नहीं, साथ ही साथ संस्कृत विभाग में भी। द्वितीय श्रेणी शिक्षक में अनिल पूनिया की 97वीं रैंक है। अनिल, आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। अनिल पूनिया ने जो स्ट्रेटेजी बनाई उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि आपको ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए या ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए? जीके के लिए या सब्जेक्ट के लिए कौन सी कोचिंग बेस्ट रहती है आपके हिसाब से? देखिए सर, सब्जेक्ट के लिए तो ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट होती है जी। और टाइम के शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप जीके के लिए ऑनलाइन कोचिंग सेलेक्ट कर सकते हो। जी, दोनों का अगर कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा तो एक ऑनलाइन कोचिंग और एक ऑफलाइन कोचिंग का कॉम्बिनेशन बेस्ट है। आप जीके के लिए ऑनलाइन अच्छी मानते हो अगर ऑफलाइन कोचिंग अच्छी अवेलेबल नहीं है तो, वरना दोनों ही ऑफलाइन कोचिंग बेटर मानते हो। ठीक है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग में जो अच्छा मानते हो तो कुछ ना कुछ अंतर भी मानते होंगे कि इनमें ये अंतर रहा होगा या ये अंतर रहता है। तो ऑफलाइन कोचिंग में क्या आप अच्छी चीज़ मानते हो? ऑफलाइन कोचिंग में सर आपका क्या होता है कि बच्चों के बीच में आपको लेवल का पता रहता है जी। कि वो किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी किस लेवल तक की है, जबकि ऑनलाइन में आपको कुछ पता नहीं रहेगा। जी। बस ये है कि आप अपने आप में तैयारी करते रहोगे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि आप हमारी तैयारी किन लोगों के साथ में है। जी, आप अपनी कमियां नहीं ढूंढ पाते हैं और आपका कई बार हो सकता है कि शेड्यूल भी न बनाए। यस सर। तैयारी करने के लिए जरूरी है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए और कंटिन्यूटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और वो कंटिन्यूटी बनती है ऑफलाइन कोचिंग में। और उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर तो रहना पड़ता है, साथ ही साथ आपको कई चीज़ों को क्या करना पड़ता है, अवॉइड भी करना पड़ता है। तो ऑफलाइन कोचिंग में तो कंटिन्यूटी अच्छी रहती है। ऑफलाइन कोचिंग में कुछ और भी बेनिफिट मानते हो तो क्या आप मानते हो कि किस हिसाब से? सर ऑफलाइन कोचिंग में आप किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आ गया तो आप जी। टीचर के साथ में उसी टाइम पे वो सॉल्व कर सकते हो। जी। या फिर और किसी बच्चों के साथ में आपकी जैसे नोट्स की कोई ज़रूरत हो गई जी। या फिर किसी क्वेश्चन पे डिस्कशन करना ज़रूरत हो गया तो आप उसी समय पे वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सोल्व कर सकते हैं। टाइम वेस्ट नहीं है, तुरंत आपको समस्या समाधान मिल जाता है। अगर आप कोई कोचिंग कर रहे हो और आपकी समस्याओं का समाधान तुरंत हो जाता है, यानी आपकी समस्याओं का एक कलेक्शन नहीं बन पाता, और कलेक्शन नहीं बन पाता तो इसका मतलब आप सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं। तो आपने तैयारी करते टाइम जीके भी साथ में जारी रखा, आपकी बीएड भी चल रही थी, साथ ही साथ आपने ऑफलाइन कोचिंग भी ली है। 3-4 चीज़ों को टैकल करना, उसके लिए आप क्या शेड्यूल अपनाते थे, क्या रणनीति अपनाई आपने, किस प्रकार से आपने टाइम टेबल रखा, किस प्रकार से आपने उसको आगे बढ़ाया? जैसे सर क्या है कि बीएड पर तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया जी। वो तो ऐसे ही थी कि बस यहाँ से थोड़ा बहुत पढ़ के निकल जाएगी बीएड तो। जी। लेकिन उस बीएड की डिग्री को कंप्लीट को लेकर थोड़ा सा प्रेशर बना था कि ये एग्जाम से पहले होगी या नहीं होगी। जी। तो वो कभी कभी हो जाता था। यानी आपकी जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, अनिल की जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम थी उससे जस्ट पहले वाले दिन आपका फर्स्ट बीएड का रिजल्ट आया था, और अगर वही रिजल्ट एक महीने पहले आता तो आप बीएड भी थोड़ा सीरियस होकर एग्जाम तैयारी करते। तो आपने संस्कृत विभाग और साथ ही जो सेकंड ग्रेड है दोनों में सिलेक्शन लिया है। दोनों के लिए, दोनों के अलावा आपका कोई और भी टारगेट था, यानी रिट में या फर्स्ट ग्रेड में, या सिर्फ आपने एक ही लक्ष्य चुना था? नहीं सर, रीट वगैरह तो नहीं। रेट वगैरह लक्ष्य नहीं था, सिर्फ एक लक्ष्य था, और वो लक्ष्य था कि द्वितीय श्रेणी शिक्षक। क्योंकि बीएड कंप्लीट नहीं थी तो द्वितीय श्रेणी शिक्षक था, तो लक्ष्य एक ही था, द्वितीय श्रेणी शिक्षक में सफलता अर्जित करनी है। तो उसके लिए प्रतिदिन कितने घंटे आप पढ़ते थे और क्या शेड्यूल अपनाते थे? जैसे सर 7 से 8 घंटे में प्रतिदिन पढ़ता था जी। ऐसा नहीं है कि कोई फंक्शन आ गया तो उस फंक्शन के चक्कर में मैंने उस टाइम को कम कर दिया, लेकिन जी। नहीं, हमेशा 7 से 8 घंटे जरूर पढ़ता, रेगुलर 7 से 8 घंटे। यानी आप अगर अच्छी तैयारी करना चाह रहे हो तो आपको रेगुलर कोचिंग के साथ साथ आपको घर पे भी पढ़ना जरूरी है। 7 से 8 घंटे तैयारी की थी। आपका कौन सा पोर्शन है मैथ्स में जो आप सबसे स्ट्रॉन्ग मानते हो, और कौन सा पोर्शन है जो कि आपका वीक था, और किन पोर्शंस को आपने ध्यान देकर उसको स्ट्रॉन्ग किया, और कौन सा पोर्शन आपका लास्ट तक वीक रह गया? जैसे सर 11th-12th का पोर्शन मेरा पहले से स्ट्रॉन्ग था जी, लेकिन जैसे आपके पास आया तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, उसमें ट्यूशन की कमांड और अच्छी हो गई जी। और बीएससी पोर्शन मेरा थोड़ा कमज़ोर था जी, तो वो आप ही से बेनिफिट हुआ जी। और 9th-10th का पोर्शन मेरा लास्ट तक वीक ही रहा। यानी ये कह सकते हैं जिस पोर्शन को आप टाइम दोगे वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आप 9th-10th के पोर्शन को भी अगर आप अवॉइड करते हो या लापरवाही बरतते हो तो वो आपका वीक ही रहेगा। टाइम देना जरूरी है। अगर आपको ये लगता है, कई बार बच्चों को ये लगता है कि बीएससी का पोर्शन कमजोर है तो उस पर खूब टाइम देते हैं और खूब मेहनत करते हैं तो उसका आउटपुट बेनिफिट मिलता है। कई बार 9th-10th को लगता है कि कर लेंगे इस हिसाब से रह जाता है। 11th-12th है अनिल का हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है। 2013 में 12वीं करने के बाद में अनिल ने 2 बार एग्जाम क्रैक किए, एंड नेवी एयरफोर्स की 2 बार एग्जाम क्रैक किए, और लास्ट में एक बार इंटरव्यू में रह गए और एक बार मेडिकल इनफिट होने का। तो 11th-12th वहीं से ही स्ट्रॉन्ग थी। उसके बाद में 2020 में आईआईटी जोधपुर से एमएससी, और 2022 में अनिल की क्या है बीएड है।
तो ये कह सकते हैं कि बीएड के साथ साथ ही अनिल ने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अब शिक्षक भर्ती में चयन लेना है, तो आपने और चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देके वहीं से तैयारी स्टार्ट कर दी। तो जीके की जो आपने क्लास स्टार्ट की थी ऑनलाइन क्लास से, उससे पहले जीके पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, ऑनलाइन क्लास के साथ ही जीके पढ़ना स्टार्ट किया था? ऑनलाइन क्लास के साथ में जीके पढ़ना स्टार्ट किया। पहले आपने जीके कभी नहीं पढ़ा? तो जीके भी इन्होंने पहली बार कोचिंग के साथ स्टार्ट किया, और मैथ्स है वो पहले से अच्छी थी 11th-12th, और आपने बीएससी है वो बाद में स्ट्रॉन्ग किया है। तो उसके लिए आप क्या शेड्यूल अपनाते थे, किस प्रकार पढ़ते थे, रिवीजन का क्या प्रॉपर मेथड रहता? जैसे सर मैं साइकिल वीकली साइकिल के अकॉर्डिंग चलता था, एक वीक को मतलब कंप्लीट कर लेता था कि इस वीक में मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं जी, तो वो टॉपिक पूरे वीक में कंप्लीट करके संडे को उन्हीं टॉपिक का रिवाइज करता था, रिवीजन करते थे। ऐसे 3-4 वीक में चलने के बाद मुझे पता चल गया कि एक वीक में मैं इतने टॉपिक पढ़ पा रहा हूँ जी, या इतने टॉपिक मेरे लिए एक्स्ट्रा है तो इनको कम कर देता हूँ जी। और जैसे ही 1-2 मंथ निकला तो मैंने फिर से स्टार्टिंग से वो रिवीजन के साथ में ऐड करके वो साथ में चलते गए। पहले इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे रिवीजन किस टॉपिक का करना है, और एक सप्ताह का शेड्यूल डिसाइड किया। एक सप्ताह के शेड्यूल में अनिल ने रिवीजन किया, और रिवीजन में अपने इसने अचीवमेंट देखे कि मैं कितना सिलेबस है वो कवर कर पा रहा हूँ। अगर इसने 80% सिलेबस कवर किया तो अगली बार इसने जो टॉपिक डिसाइड किया उसमें 20% की कमी कर दी, ताकि अपना जो अचीवमेंट है वो पूरा हो जाए। और या फिर उस पर मंथन किया कि अचीवमेंट क्यों नहीं हुआ, अपन किस कारण से अचीवमेंट नहीं कर पाए। कई बार बच्चे जो करते हैं तो रिवीजन कर तो होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता रिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने देखा है कई बच्चे सिर्फ इसी चीज़ को रिवीजन मानते हैं कि घर पे आके फॉर्मूले लिख लिए और 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। तो रिवीजन के लिए आप कितने क्वेश्चन सोल्व करते थे, और उसके लिए आप प्रॉपर नोट्स बनाने को रिवीजन में मानते हो या क्वेश्चन सोल्व करने को रिवीजन मानते हो? किस प्रकार आपका जो शेड्यूल रहता था, किस प्रकार का मेथड रहता था? रिवीजन में सर मैं नोट्स को तो फटाफट पढ़ लेता 10 से 15 मिनट में जी, और फिर क्वेश्चन निकालता था। एक टॉपिक पे लगभग 20-25 क्वेश्चन की 20-25 क्वेश्चन ऐसे जिनमें सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। जी जी जी। और टेस्ट सीरीज वगैरह साथ में ज्वाइन कर रखी थी मैंने जी, तो उसी के अकॉर्डिंग मेरा रिवीजन चलता था भाई। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक तो जो आप टॉपिक रिवीजन का डिसाइड करते थे वो टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग डिसाइड करते थे, एक आपका चलता था कोचिंग के अकॉर्डिंग। तो 2 टॉपिक चलते थे, एक कोचिंग के अकॉर्डिंग और एक टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग। और साथ में अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता था तो उसके लिए आप किस प्रकार से डिसाइड करते थे? 11th-12th और बीएससी का कॉम्बिनेशन या फिर कुछ और? कॉम्बिनेशन। क्लास में बीएससी का टॉपिक चल रहा है जी, तो मैं 11th-12th का टॉपिक पढ़ता था, 11th-12th के टॉपिक रिवीजन करते थे। और 11th-12th का क्लास में चल रहा है तो आप बीएससी का टॉपिक। कई बच्चे कुछ टॉपिक को बार बार पढ़ लेते हैं, जैसे मैंने देखा कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को 10 बार पढ़ लिया, लिमिट को पढ़ लिया, या कंटिन्यूटी को पढ़ लिया, या आप ये कहो कि अवकलन समाकलन पढ़ लिया, और उससे आगे बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि सभी टॉपिक को बराबर टाइम दिया जाए। तो कुछ पोर्शन आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे, तो कौन सा पोर्शन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा होगा या कौन सा वीक रह गया लास्ट तक, किस प्रकार? जैसे 9-10th वाला पोर्शन मेरा लास्ट तक वीक रह गया और उसका खामियाजा मैंने भुगता है जी। और 11th-12th वाला पोर्शन मेरा स्ट्रॉन्ग था जी, और जैसे आपके जैसे आपने डाउट सॉल्व करवाए उसी के अकॉर्डिंग मेरा और उसमें स्ट्रॉन्गनेस बढ़ती गई जी। और बीएससी वाला जो पोर्शन था वो थोड़ा ठीक था, बीच में ठीक था, लेकिन आपकी वजह से वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो गया। तो कई बार क्या है कि जो अपना जो सिलेबस है उसको हमें क्या करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। इसमें मैं जहाँ तक जानता हूँ अनिल का कैलकुलस का पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो कैलकुलस का पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो इस प्रकार का जो टॉपिक होते हैं उनको आप एग्जाम के पास कम टाइम दे के या कम रिवीजन करके भी जा सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जो बाकी के जो टॉपिक हैं उनको आपको रिवीजन के लिए इतना टाइम नहीं देना पड़ता। तो ये जो रणनीति बनाई वो आपके लिए कारगर सिद्ध हुई, या फिर एग्जाम में आपने जब देखा पेपर में कि स्टार्टिंग में ये तो थोड़ा सा अलग पैटर्न का पेपर है, तो किस प्रकार आपने स्टार्टिंग में उसको अटेम्प्ट किया और क्या सिचुएशन आपके सामने आई? जैसे सर ये स्ट्रेटजी मेरे लिए काम तो कर गई, लेकिन स्टार्टिंग में जैसे मैंने पेपर ओपन किया तो मेरे पास में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के और 3D के क्वेश्चन आ गए थे। बीएससी के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और बीएससी वाले जी। और वो पोर्शन मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा छोड़ दिया था, वीक किया उसको, ऊपर से पढ़ा और वो मेरी गलती थी कि मैंने उस टॉपिक को छोड़ दिया जी। और बाद में थोड़ा प्रेशर आ गया, तो जैसे ऐसे बीच में से पेपर ओपन किया और क्वेश्चन करने स्टार्ट किया तो फिर होने स्टार्ट हो गए, फिर प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो गया। अनिल ने मुझे बताया कि स्टार्टिंग के 10 मिनट तक अनिल पर प्रेशर आ ही रहा। 10 मिनट तक प्रेशर आ ही रहने का मतलब है कि आपकी अच्छी तैयारी होने के बाद में भी आप हो सकता है कि एग्जाम से बाहर हो जाओ। तो अगर आपने सिचुएशन हैंडल नहीं की होती या 10 मिनट बाद में अनिल ने बीच से पेपर उठा के और वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करते, तो हो सकता है कि भाई वो खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ता। अनिल के सेकेंड ग्रेड में 83 क्वेश्चन कटकटाई सही हैं, लगभग 100 से ऊपर या 105 के करीब क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे।
105 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला व्यक्ति भी स्टार्टिंग में दबाव में आ जाता है, और उसका सिर्फ एकमात्र कारण क्या है कि व्यक्ति खुद पे दबाव क्रिएट करना। तो कुछ टॉपिक वीक होते हैं, अनिल के भी थे, मेरे भी थे, और सबके रहते हैं। तो कभी भी स्टार्टिंग के टाइम में अगर आपने प्रेशर को, जैसे मैंने स्कूल लेक्चर में एग्जाम दिया था, तो मेरे पास भी, मैं स्कूल लेक्चर में मैथ्स टॉपर हूँ, और उसमें फिर भी मुझे भी स्टार्टिंग के 2 मिनट प्रेशर का सामना करना पड़ा था। वही सिचुएशन जो अनिल ने फेस की वही मैंने की थी, बस मेरे साथ सिचुएशन ये थी कि मैंने स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन में मुझे लगा कि नहीं आ रहे हैं, और उसका कारण ये था कि स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन नहीं आए, तो फिर मैंने बाकी के 3 क्वेश्चनों को सोल्व ही नहीं किया, और मुझे अचानक ये लगा कि क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, और प्रेशर हावी हो गया, और दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। दिल के धड़कनें बढ़ने के बाद में फिर 6ठा क्वेश्चन या 7वां क्वेश्चन या 8वां क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन मैंने जब सोल्व कर लिए, तो फिर जाके वो प्रेशर रिलीज हुआ। तो आपने भी कुछ 3-4 क्वेश्चन के बाद में प्रेशर रिलीज हुआ, या फिर 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में प्रेशर रिलीज हो गया, या किस प्रकार से? 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट होने के बाद में प्रेशर ऑटोमेटिक रिलीज हो गया। ऑटोमेटिक रिलीज हो गया। तो कहने का मतलब है आपको धैर्य नहीं खोना चाहिए। ऐसा कतई शॉर्टकट नहीं है कि आप फिर तुक्के मारना स्टार्ट कर दो, या फिर एकदम से घबरा जाओ। आपको थोड़ा सा धैर्य एग्जाम में बना के रखना पड़ेगा, और उसी कारण आपको क्या करे, एग्जाम में सफलता अर्जित होगी। तो कई बच्चे मैंने देखा कि स्टार्टिंग में कुछ देर तो धैर्य रखते हैं, फिर सोचते हैं कि पेपर हार्ड है तो तुक्का लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने शायद ऐसा कोई स्टूडेंट देखा ही नहीं है जिसने तुक्के लगाना स्टार्ट कर दिया और उसने सफलता अर्जित कर ली हो। तो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत किए होंगे इसके लिए। यस सर। कौन सा टॉपिक है जो आपको, या कौन सा पोर्शन है जिसमें आपने खूब मेहनत की, और कौन सा पोर्शन है जिसको आपने ईजी वे से या लो लेवल से मीडियम लेवल या हाई लेवल तक लेके गए थे? जैसे सर बीएससी वाला पोर्शन आप मान सकते हो कि मैंने इजी से एकदम हार्ड लेवल तक लेके गया, हाई लेवल तक लेके गए थे। धीरे धीरे उनको इंक्रीम किया जी। और जैसे 11-12 वाला पोर्शन था तो वो इतना मतलब ऐसा था कि चलता जाएगा, ये इसलिए वो नहीं है कि इसको प्रेशर को मैं अकॉर्डिंग देख लूंगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन आएंगे उनको देख लूंगा जी। और 9-10 वाला पोर्शन ये था कि कर लेंगे, लेकिन लास्ट तक वो कम वीक ही रह गया। 9-10 के पोर्शन में अनिल ने थोड़ा टाइम नहीं दिया, और वो उसके कारण वीक रह गया। और 9-10 के इस बार को जो पेपर में वो क्वेश्चन भी थोड़े अच्छे लेवल के थे। तो ये कह सकते हैं कि कई बार जैसे मेरी मानसिकता थी, मैंने सेकंड ग्रेड में दिया था कि 9-10 के कर लेंगे। तो जिनकी अगर 9-10 कमज़ोर है तो वो कृपया 9-10 के पोर्शन को भी प्रॉपर टाइम दें। तो टेस्ट सीरीज़ का भी योगदान रहा होगा, और टेस्ट सीरीज़ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में कौन सी बेटर मानते हैं, या आपने दोनों अटेम्प्ट की थी, और किस प्रकार से आपने उनके लिए रणनीति बनाई थी? टेस्ट सीरीज मैंने दोनों अटेम्प्ट की थी जी, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन भी अपनी जगह बेस्ट है, ऑफलाइन भी बेस्ट है जी। ऑनलाइन में ये है कि आप जैसे कंप्लीट दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करो और शाम को टेस्ट दे दो जी। जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होती है, काफ़ी होती है, और कुछ में जैसे कंबाइन भी होती है 5-6 टॉपिक को, तो टेस्ट सीरीज आप ज़्यादा से ज़्यादा दो जी। टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, उससे आपको अपनी पता चलेगा कि सिचुएशन आप कहाँ पे है। कई बार बच्चे बहुत लो लेवल का पढ़ते हैं, और जैसे ही वो टेस्ट सीरीज देते हैं तो उनको लगता है कि टेस्ट सीरीज का लेवल हाई है, जबकि वो ये नहीं डिसाइड कर पाते कि अपना लेवल लो है। तो टेस्ट सीरीज आपको आपका लेवल बताएगी। अगर आपने मान लो 200 बच्चों ने टेस्ट दिया, और 200 बच्चों में आपकी सिचुएशन है वो आउट ऑफ 100 है, तो ये रिजल्ट बताने की जरूरत नहीं है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। आप कतई भी ये नहीं कह सकते कि टेस्ट सीरीज का लेवल हाई है। अगर टेस्ट सीरीज का लेवल हाई होता तो सभी बच्चे हैं उसी स्कोर के आसपास होते। तो आपने जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो मुझे याद है कि आपने जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में 3-4 बार टॉप किया था। तो अगर मैं मानता हूँ कि जो बच्चा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में 3-4 बार टॉप कर देता है, यानी हर बार टॉप करना संभव नहीं है, लेकिन जो बच्चा 3-4 बार अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में टॉप कर ले, या मैं कहूँ 2 बार भी टॉप कर ले, तो फिर या टॉप 10 में आए या टॉप 50 में आए, तो उसके अंदर ये योग्यता है कि वो किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकता है। तो एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। टेस्ट सीरीज सिलेबस खत्म होने के बाद ही ज्वाइन करनी चाहिए, या पहले भी ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं सर, पहले भी कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में यह है कि आप लगभग आपका 40 से 50% सिलेबस होगा तभी ज्वाइन कर लो। 40 से 50% जी। ऐसा नहीं है कि टेस्ट तक सिलेबस कंप्लीट होगा तभी मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूंगा, क्योंकि सिलेबस तो लास्ट तक कंप्लीट नहीं होता, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी हमेशा कमजोरी रह जाएगी। तो टेस्ट सीरीज को सिलेबस कंप्लीट, देखो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि मैंने जितनी भी एग्जाम दी उनमें 100% सिलेबस होता नहीं है। 100% सिलेबस होगा नहीं है, तो उस हिसाब से आप टेस्ट सीरीज दे नहीं पाओगे। बस कह सकते हैं कि टेस्ट सीरीज के लिए अलग से आपको एक शेड्यूल होना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज से स्पीड और एक्यूरेसी में कुछ फायदा होता है, या इसके बारे में आप कुछ बताना चाहिए? सर फायदा होता है टेस्ट सीरीज से। जैसे स्टार्टिंग में आप ध्यान दो एक्यूरेसी पे जी, क्योंकि एक्यूरेसी आपकी खराब हो जाएगी तो फिर सुधरने में बहुत टाइम लग जाएगा जी। और जैसे एक्यूरेसी आपकी सही होगी तो स्पीड ऑटोमेटिक बन जाएगी आपकी। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे स्पीड ऑटोमेटिक बनती जाएगी जी। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आप एक्यूरेसी
एक्यूरेसी को मेंटेन करके आपको स्पीड बढ़ानी है। yes, अगर आपकी एक्यूरेसी खराब है, आपने 2 के तुक्के मार दी, फिर तीसरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया, इस हिसाब से अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हो तो वो स्पीड बढ़ाने का तरीका गलत है। इससे अच्छा है कि आप ना 2 क्वेश्चन कम कर दो, लेकिन पहला फोकस किस पे करना चाहिए? एक्यूरेसी को ध्यान देना चाहिए। और एक्यूरेसी जब सही होने लगे उसके बाद में आप स्पीड पे फोकस करो, स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। यानी स्पीड आपको नहीं बढ़ानी है, आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए भी मैं आपको ये राय दूंगा कि एक्यूरेसी तब बढ़ाई जाएगी जब आपका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो आपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करके स्पीड बढ़ाई है, या फिर आपने कोई शॉर्ट ट्रिक या कोई कलेक्शन आपके पास खूब बना लिया, या फिर किस प्रकार से आपने अटेम्प्ट किया? सर मैंने बेसिक क्लियर करके स्पीड बढ़ाई है जी। और मैं बेसिक पे ध्यान देता हूँ, जैसे कि बेसिक को आप इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपकी स्मार्ट अप्रोच ऑटोमेटिक बन जाएगी। यानी इतनी बार रिवीजन करो कि ये क्वेश्चन आपके सामने आए और वो क्वेश्चन देखते आपका क्या हो जाए, पता लग जाए कि ये क्वेश्चन देखा और इसको किस प्रकार से सोल्व करना है। इतना अगर आपको पता चल गया तो फिर इसका मतलब आपकी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक बन जाएगी, क्योंकि आधा टाइम जो सोचने में लगता है वो आपको पता रहेगा किस प्रकार सोल्व। अभी EMRS PGT का एक पेपर था, 2 क्वेश्चन एक बच्चे ने मेरे सामने रखे और उसमें एक क्वेश्चन उसने डायरेक्ट कर दिया और दूसरा क्वेश्चन उससे नहीं हुआ। तो जब मैंने उसे पूछा कि क्या कारण रहा, तो उसने ये कहा कि सर ये जो क्वेश्चन है ये आपने क्लास में 2 बार बताया था, और एक बार एक मेथड से, दूसरी बार दूसरे मेथड से। मैंने घर पे जाके दोनों मेथड से सोल्व किया, फिर वही क्वेश्चन क्लास में टेस्ट में हो गया, वही क्वेश्चन मेरे से किसी ने पूछ लिया मेरा, तो मैंने उसको बताया तो दोबारा रिवीजन हो गया। और वही क्वेश्चन जब मैं रिवीजन करके गया तो एग्जाम टाइम तक वो क्वेश्चन मेरे पास सामने 5 बार आ चुका था, और वो क्वेश्चन इजी नहीं था। 5 बार क्वेश्चन सामने आ गया तो मुझे उसका उत्तर याद हो गया और मैं एग्जाम में उसको डायरेक्ट करके आ गया। ऐसा नहीं कि अपन डायरेक्ट नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, अगर वो क्वेश्चन पता है तो भी हमें उसको 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ईजी क्वेश्चन था वो बच्चा नहीं कर पाया, उसका रीजन उसने बताया कि सर ये क्वेश्चन मेरे सामने नहीं आया था। तो कई बार क्वेश्चन कम करना ये होता है कि आपको एग्जाम से बाहर कर देता है। तो आप कितने क्वेश्चन पर टॉपिक करते थे, इसको आप किस प्रकार से लेते हो? जैसे मैं SRC बुक मैंने सेलेक्ट की थी, तो उसमें एक टॉपिक पे लगभग 200 से 250 क्वेश्चन थे जी। तो मैं पूरे क्वेश्चन कंप्लीट निकालता था। हाँ जी। तो अनिल सैनी ने पहले राउंड में लगभग सभी क्वेश्चन किए, या पहली बार राउंड में 50% क्वेश्चन किए, फिर अगले राउंड में मतलब और बढ़ाए, या फिर किस प्रकार से रणनीति अपनाई आपने? जैसे मैंने फर्स्ट राउंड में तो कंप्लीट क्वेश्चन किए जी। सेकंड राउंड में जो स्टेट लेवल की एग्जाम हो गई या किसी अदर स्टेट की एग्जाम हो गई, उन्हीं में जो क्वेश्चन आए थे वो सिलेक्ट करके उन्हीं को सोल्व किए, और थर्ड राउंड में मैंने जैसे 15 से 20 क्वेश्चनों को सिलेक्ट कर लिया कि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, या उन्हीं को सोल्व करता था। उन्हीं को सोल्व करते थे। तो पहले राउंड में आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। कई बच्चे पूछते हैं कि मैं कितने क्वेश्चन सोल्व करूं, सीट के क्वेश्चन सोल्व करूं या SR सैनी सोल्व करूं। तो मेरा मानना है कि आपको SR सैनी पूरी ट्राई करनी चाहिए। अगर क्वेश्चन पहले से देखा हुआ होगा तो आप उसको सोल्व कर पाएंगे। अगर आपसे SR सैनी के क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे का मतलब, अगर SR सैनी में या किसी भी बुक में आपके पास 200 क्वेश्चन और 200 क्वेश्चन में अगर आपके पास 50 क्वेश्चन भी नहीं हो रहे, तो आपको पहले बेसिक्स पे और ध्यान देना है। और अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं और टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपको अपने मेथड पे ध्यान देना है। और अगर आपसे क्वेश्चन भी सोल्व हो रहे हैं और प्रॉपर टाइम में भी हो रहा है, इसका मतलब आपने दोनों चीज़ों पर वर्क किया है, आपका बेसिक भी स्ट्रॉन्ग है और आप मेहनत भी कर रहे हो। तो देखो, कुछ क्वेश्चन हैं, मैं भी ऐसे क्वेश्चन जानता हूँ जो कि मुझे पहली बार में आए भी नहीं है, लेकिन उनको प्रॉपर टाइम देकर हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, उनके बारे में अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो नॉलेज बढ़ाने का, उस टॉपिक के बारे में अपने को स्ट्रॉन्ग करने का एकमात्र तरीका है कि उस टॉपिक को बार बार पढ़ा जाए। तो बार बार पढ़ने के लिए आप पूरा एक सिलेबस का रिवीजन करने वाले उसी टॉपिक पे दोबारा आते थे, या किसी टॉपिक को ऐसे बीच में भी दोबारा रिवीजन ले लेते थे? किस प्रकार से आप अपना? सर बीच में भी तो जैसे वीकली का अकॉर्डिंग चलता, तो जैसे 5-6 वीक हो गए जी, तो स्टार्टिंग से वापस वो टॉपिक को कम टाइम देता हूं उनको, जैसे 10-15 क्वेश्चन निकाले, बस ऐसा नहीं है कि पूरे दिन लगा रहा हूं जी, थोड़ा सा टाइम देके फटाफट रिवीजन कर लेता, फटाफट रिवीजन कर लिया। तो मुझे लगता है कि ऐसे टॉपिक आपने BSc के चुने होंगे क्योंकि वो वीक था। तो बीच में अगर आपको कुछ टॉपिक ऐसे लगे जो BSc के वीक हैं और 11th-12th स्ट्रॉन्ग है, तो आपको बीच में प्रॉपर एक बार रिवीजन उनका कर लेना चाहिए। चाहे अगर आप एक बार कोई टॉपिक 6 दिन में रिवाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि आप 1 दिन में रिवाइज करें या 6 घंटे में रिवाइज करें, ठीक है। टेस्ट सीरीज में आपने किया, तो टेस्ट सीरीज में कुछ टारगेट रखते थे क्या कि मैं टेस्ट सीरीज में 30 में से 20 क्वेश्चन करूंगा, या मैं उसके कंपैरिजन मुझे बढ़िया रैंक लानी है, या फिर इतना तैयारी करना है? किस प्रकार से आप उसको? जैसे टेस्ट सीरीज में मैंने 1-2 बार नोटिस किया कि जैसे प्रियंका दिवा, उसकी रैंक अच्छी आ रही है जी, तो मैंने उसको टारगेट कर लिया कि इससे ऊपर रैंक लानी है, जिसकी अगर 10 आ रही तो मेरी 9 आनी चाहिए जी। बस इसी को टारगेट करके मैंने अपनी तैयारी को वो करा, एकदम कंटिन्यू रखा, और उसी के अकॉर्डिंग मेरी रैंक अच्छी बन गई। टॉपर्स कंपैरिजन विद टॉपर्स, यानी अगर जो टॉप कर रहे हैं उनके साथ आपने देखा कि मुझे इस टॉपर को क्रॉस करना है, अगर मैंने इस टॉपर को क्रॉस कर दिया तो एग्जाम में हम दोनों सक्सेस होंगे, ठीक है। प्रियंका के साथ साथ अनिल, दोनों ने सफलता प्राप्त की है। अनिल ने 83 क्वेश्चन सही किए हैं, 106 5 क्वेश्चन के करीब किए हैं, तो
5 के करीब क्वेश्चन कट के 83 क्वेश्चन बच गए, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लगभग 22 क्वेश्चन कटा के आपके 83 क्वेश्चन बचे। तो एग्जाम में प्रेशर के कारण कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, या फिर कुछ लगता है कि आप तुक्के लगाते हो या ब्लाइंड तुक्के लगाए, या कुछ सही भी हुए, किस प्रकार से आप? सर ब्लाइंड तुक्के नहीं हो, क्या कि एग्जाम की कभी कभी क्या करते हैं हम सोल्व सही कर लेते हैं जी, लेकिन कभी कभी जैसे गोला काला करने में अपनी गलती हो जाती है, या कभी ऑप्शन को पढ़ने में गलती हो जाती है, तो उसी वजह से मेरे 5-6 क्वेश्चन गलत हो गए थे जी। और जल्दी के चक्कर में 1-2 क्वेश्चन की कैलकुलेशन को पूरे नहीं किया, और बीच में जैसे कि अंदाजे से कि हाँ ये हो जाएगा आंसर, उसी के अकॉर्डिंग गलत हो गए। तो ऐसा सही भी होता है और गलत भी होते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन सही भी हो जाते हैं, कई बार गलत भी हो जाते हैं, लेकिन ये रणनीति अच्छी है। कई बार मैंने बच्चों से सुना है कि वो एक क्वेश्चन को सोल्व करने वाले दूसरी बार क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि भाई मेरा करेक्ट है इनकरेक्ट है, तो वो तो बहुत ही खराब रणनीति है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट से अंदाजा लगाना चाह रहे हो, तो मैं तो ये मानता हूँ कि वो तभी संभव है जब आपने पहले भी कुछ अंदाजे लगाए हों। तो 83 क्वेश्चन कुल मिला के बहुत अच्छा स्कोर है। ये कह सकते हैं कि आपने काफ़ी मेहनत की है। कोई ऐसा टॉपिक जिसको बहुत छोटा सा टॉपिक और आपने छोड़ दिया और बाद में लगा कि इसको तो नहीं छोड़ना चाहिए था, और कितना % सिलेबस आपने कवर किया? जैसे मैंने 90 से 95% सिलेबस कवर किया जी, और मैंने टॉपिक छोड़ा था कॉलेज वाली, एक तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जी, और थोड़ा सा 3D पे मैंने काम किया था जो कॉलेज वाली थी जी, और उन्हीं का खामियाजा मैंने भुगता है। उन्हीं में से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आए थे, और वो सारे के सारे मैंने छोड़ दिए थे फिर एग्जाम में। और स्टार्टिंग में उनके क्वेश्चन आए? यस सर जी। कई बार क्या है कि परिस्थितियाँ भी आपको आजमाती हैं कि ये व्यक्ति किन परिस्थितियों में किस प्रकार से परिस्थितियों का सामना करता है, तो उन परिस्थितियों का आपने बखूबी सामना किया। अगर कुछ टॉपिक हैं, देखो टॉपिक वीक हार्ड कब होता है, जब आप उसको टाइम दोगे तो वो इजी में कन्वर्ट हो जाता है, जब आप टाइम नहीं दोगे तो हार्ड में कन्वर्ट हो जाता है। कई बच्चों से मैंने सुना है कि ये टॉपिक तो बहुत हार्ड है या ये बहुत ईजी है। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही हुआ है कि जो भी टॉपिक मैंने स्टार्ट किया वो हमेशा ही हार्ड लगा है, और जैसे जैसे टाइम दिया वो इजी में कन्वर्ट हुआ है। तो जीके में भी जैसे मैं हमेशा मैंने स्टार्ट की थी, ज्योग्राफी स्टार्ट की थी, आपने किस सब्जेक्ट से स्टार्ट किया और किस प्रकार से आगे रणनीति अपने? सर मैंने हिस्ट्री से स्टार्ट किया जी, क्योंकि हिस्ट्री हर बच्चे का इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है जी, और उसमें इंटरेस्ट बनता गया। हिस्ट्री जैसे कंप्लीट हुई तो फिर मैंने पॉलिटी पे ध्यान दिया, क्योंकि पॉलिटी वाला पोर्शन ज़्यादा आता है सेकंड ईयर में जी। तो हिस्ट्री के बाद में आपने पॉलिटी अपनाई, पॉलिटी के बाद में आप ज्योग्राफी पे। तो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ऐसा कोई रूल नहीं है कि ज्योग्राफी से स्टार्ट करना चाहिए, आपका पसंदीदा टॉपिक होना चाहिए। आपको हिस्ट्री पसंद है तो हिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हैं। जीके में लगभग कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए होंगे, कुछ आइडिया याद है? जीके में अप्रोक्सीमेट मेरे 62-61 क्वेश्चन सही हुए थे। ठीक है, जीके में 61-62 क्वेश्चन सही थे, पहली बार पढ़ा था? यस सर। ठीक है, दोनों। तो इस प्रकार से अनिल ने जो रणनीति अपनाई उस हिसाब से 83 क्वेश्चन मैथ्स में, और साथ में 62 क्वेश्चन लगभग आपके 57th रैंक 57th रैंक है। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि आपने जो तैयारी की लगभग कितना टाइम दिया, और इतना समय देना क्या पर्याप्त है, और क्या आप इस प्रकार मतलब कितना टाइम मानते हैं, आदर्श समय कितना है कि एक बच्चे को इतने टाइम में कोर्स कवर कर लेना चाहिए, इतने टाइम में रिवीजन कर लेना चाहिए, और कितने टाइम में उसको सफलता अर्जित कर लेनी चाहिए? जैसे अगर किसी बच्चे का बेसिक थोड़ा बहुत ठीक है तो उसको साल भर टाइम देना चाहिए कंप्लीट। और अगर बेसिक ही उसका बहुत ही वीक है तो उसको 1.5 से 2 साल तो देना चाहिए। हाँ, लेकिन जैसे ही अगर बेसिक ठीक है तो उसको 6 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट करके फिर 6 महीने बार बार रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जितना ज़्यादा रिवीजन उतना ज़्यादा सक्सेस। तो हार्ड वर्क और उसको आपने बदला फिर स्मार्ट अप्रोच में। हार्ड वर्क किया, इसको स्मार्ट अप्रोच में बदला। किस प्रकार से कि जैसे क्वेश्चन हमने टेस्ट ले लिया, जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे मेरे पास काफ़ी मैसेज आए कि टेस्ट सीरीज का लेवल हाई है, या जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स का पेपर बनाया तो एक बच्चे ने कहा कि सर आपने जो कॉम्प्लेक्स पढ़ाई थी उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका क्लास जो है उसमें टेस्ट में नहीं आया। तो फिर मैंने बच्चे से कहा कि मैंने जानबूझ के एक भी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में नहीं दिया ताकि आइडिया लगे कि आपका लेवल क्या है। तो वो कई बार हमें लगता है कि हमारे लिए गलत हो रहा है, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो पता चलता है कि वो हमें सफलता की तरफ ले जाता है। तो आपके सामने ऐसा नहीं हुआ क्या कि भी कुछ टॉपिक दे रहे हैं, या फिर कई बार ऐसा टारगेट डिसाइड कर लिया कि चलो मुझे तो सेकंड ग्रेड में 120 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं? किस प्रकार आपने टारगेट डिसाइड किया था और किस प्रकार आप आगे बढ़े? जैसे सर नंबर ऑफ क्वेश्चन तो मैंने टेस्ट सीरीज से सोचा था कि इतने क्वेश्चन तो मुझे एटलीस्ट अटेम्प्ट करनी है। और जैसे रही बात कि टेस्ट सीरीज में हाई लेवल की क्वेश्चन की, तो हाई लेवल क्वेश्चन होने चाहिए। अगर लो लेवल रहेंगी तो फिर आपकी तैयारी को आपको पता नहीं चलेगा जी। जरूरी नहीं कि आपने जो पढ़ा वो सही पढ़ा है, वो गलत हो सकता है जी। तो टेस्ट सीरीज में सब टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए, लो लेवल का होना चाहिए, मीडियम का भी होना चाहिए, हाई लेवल का भी होना चाहिए।
टोटल स्कोर में आप ना कौन सी रैंक पे हो। अगर 100 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं और आप ना वहाँ पे 57वीं रैंक पे हो, तो फिर आपको डिसाइड हो जाएगा कि आप से कितनी जगह हैं, 56 लोग ऊपर हैं, तो आप 57वें स्थान पे हो। और अगर आप 200 में पहले रैंक पे हो तो आपको पता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और अगर आप 200 नंबर पे हो तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ही खराब स्तर की है। तो अगर किसी टेस्ट सीरीज को 500 से 1000 रुपये देकर अगर हम क्या कर लें, परचेज कर लें, और उससे हमें ये पता चल जाए कि हम किस लेवल पे हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप उस चीज़ में सुधार करके समय रहते आप सक्सेस भी प्राप्त कर सकते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं कि 1 क्वेश्चन से रह गए, 2 क्वेश्चन से रह गए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भाई होता है, बच्चा चाहता नहीं है। मेरे भी कई स्टूडेंट हैं जो कि थोड़ी बहुत लापरवाही करके मान लो, या थोड़ा बहुत एग्ज़ाम का प्रेशर मान लो, कैसे भी करके, और वो एग्ज़ाम से किनारे पे रह कर फिर बाहर हो गए। तो इतना बाहर रहना दुखदायक होता है स्टूडेंट के लिए भी, टीचर के लिए भी। तो उस चीज़ से बचने के लिए सेफ स्कोर होना ज़रूरी है। यानी अगर आपको 60 क्वेश्चन चाहिए तो आप वहाँ पे 83 क्वेश्चन कर ले, तो ये काफ़ी सेफ स्कोर है। और क्या सुझाव देना चाहेंगे, या किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए? जैसे सर आपका क्या कि हर बच्चे का एक तो बुक ऑफ कलेक्शन अच्छा होना चाहिए जी, टेस्ट सीरीज अच्छी होनी चाहिए जी, और एक स्पेशल है कि आपने जो नोट्स पढ़े वो अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे उठा लिए, छोटे मोटे नोट्स उठा लिए, आपने पढ़ने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उससे आपके ऊपर प्रेशर ही बनेगा। आपने ऐसा नहीं, आपको अच्छी कोचिंग के अच्छे नोट्स होने चाहिए, मटेरियल अच्छा होना चाहिए आपका। जैसे कई बच्चे आज भी कहते हैं कि 9-10 की पुरानी बुक मिल जाएंगी, या तो वो मेरे हिसाब से वो ज़माना गया सर। अगर आपको 9-10 की पुरानी या 11-12 की जो पुरानी बुक्स है वहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो तो करना चाहिए, मैं ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके लिए फिर आपको 1 साल एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा। और घर पे पढ़ने का एक तरीका सबसे जो गलत मैंने नोट किया है कि बच्चे ने एक टॉपिक ले लिया, मान लो उसने मैट्रिक्स ले लिया, मैट्रिक्स को 1 महीने पढ़ा, फिर उसने सारणी को 1 महीने पढ़ा, और उसके बाद में तीसरा टॉपिक आ गए तो बीच में कोई गैप आ गया, और फिर उसका दोबारा 0 से स्टार्ट हो गया, तो रेगुलरिटी नहीं बन पाती। तो अनिल को सफलता अर्जित करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे भी इसी प्रकार सफलता प्राप्त करते रहें।